राम राम दोस्तों। अब जैसे कि हमने क्या किया था, कल आपकी वीडियो हमने कंप्लीट की थी करंट अफेयर की। तो आज भी हम बची हुई और भी करंट अफेयर कंप्लीट ही करते हैं, जो ये करंट अफेयर ही चल रहे हैं। क्योंकि अभी अब आपका कल जहाँ तक हमने कहाँ आपका एंड किया था, मेरे ख्याल से आपको शेषनाग गाड़ी के बारे में, मालगाड़ी के बारे में बताया था कि भारत की सबसे लंबी यही बताया था ना कि भारत की सबसे लंबी रेल वो हो गई आपकी शेषनाग मालगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी बनाई गई है। अब उसके बारे से अब ये तो हम डिस्कस करते हैं, ये तो हम कल कर चुके हैं। अब इससे अलग हम जो बात करेंगे अभी, पहले तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था चाइना के बारे में कुछ बात करनी है। तो सबसे पहले चलो चाइना के बारे में ही बात करते हैं कि चाइना क्यों फिर से न्यूज़ में आ रही है। और चाइना आजकल केवल दो ही कारणों से ज़्यादा न्यूज़ में है, या तो अपनी बीमारी की वजह से, या फिर भारत के साथ युद्ध करने की उसके तत्पर की उसकी वजह से, कि भारत के राज्य क्षेत्र हड़पने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अब जो दोबारा से न्यूज़ में आया है वो केवल एक बीमारी की वजह से दोबारा से न्यूज़ में आया है। अभी आपका ये 2020 में ये इसकी चौथी बीमारी ऐसी है जो दोबारा से न्यूज़ में आई है, फिर से न्यूज़ में आई है। सबसे पहला आपको पता ही है, दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में कहा जाए या जनवरी में, स्टार्ट जनवरी से कहा जाए, आपका कोरोना वायरस हुआ। जनवरी के बाद फिर आपका मार्च अप्रैल के महीने के करीब में आपका हंता वायरस के बारे में आया। फिर आपको अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बताया है स्वाइन फ्लू G40 के बारे में, कि नया वायरस खोजा गया है उसकी वजह से। अब इसी तरीके से अब फिर से एक नई चीज़ खोजी गई है। बस इस बार एक बैक्टीरियल पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, वो पुरानी बीमारी फिर से उसका केस उभर के आए हैं। और वो पुरानी बीमारी क्या है, आपका है ब्यूबोनिक प्लेग। आपका ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक बीमारी है, जो आपका फिर से इसका एक मरीज आपका चाइना में मिला है। चाइना में इसका मरीज मिला है और कहा जाता है इसको, ब्यूबोनिक प्लेग को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ब्लैक डेथ, काली मौत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लैक डेथ भी इस प्लेग को कहा जाता है। और ये कोई नया वो नहीं है कि भाई नई बीमारी है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है, काफ़ी सदियों से हमारे साथ चलती आई है। जैसे आज के टाइम पे क्या बोलते हैं कि कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे समय तक जिएगा, उसी तरीके से ये प्लेग भी हमारे साथ लंबे समय से चलता आ रहा है। अब ब्यूनिक प्लेग है तो क्या, सबसे पहले बात तो ब्यूनिक प्लेग आपका ये एक बैक्टीरियल आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, बीमारी है। अब ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, जैसे आपका साधारण प्लेग का नाम आ जाता है, आपने कहीं सुना हो तो उसका बैक्टीरिया का नाम आता है पास्चुरेला पेस्टिस। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको पूरा नाम ब्यूबोनिक प्लेग ना लिख के सीधा आपको केवल बस यही लिखूँगा, इसके मैं BD लिख रहा हूँ ब्लैक डेथ के नाम से। तो इसका जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है पेपरों में। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये होता है आपका पिस्सुओं से। ठीक है, पिस्सुओं से होता है, पिस्सू के काटने से, इसलिए कहते हैं इसे रोडेट्स कहते हैं, पिस्सू के काटने से होता है। ठीक, अब पिस्सू के काटने से भाई सीधे सीधा बोला जाए तो ये बैक्टीरिया पिस्सुओं में नहीं होता, ये बैक्टीरिया होता है आपका छोटे स्तनधारियों में, जो मैमल्स होते हैं छोटे, जैसे आपका गिलहरी हो गई, खरगोश हो गया, चूहे हो गए,
ज़्यादातर ये मिलता है आपको जंगली चूहों में, ठीक है। जो ये आपका यर्सीनिया पेस्टिस कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपका मिलता है ज़्यादातर जंगली चूहों में, ठीक। जंगली चूहों के जो पिस्सू पाए जाते हैं, जंगली चूहों को पिस्सू काटते हैं, वह पिस्से फिर किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसानों में फैलता है। और इसके बारे में बात की गई है कि जो चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी गवर्नमेंट पीपल्स डेली ऑनलाइन, ठीक है, उसने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ भाई ये संदिग्ध आपका फैला है, आपका ये प्लेग दोबारा से फैलने की उस पर है। और ये भी कहा है कि उसने पहला जो संदिग्ध मिला है वो कहाँ मिला है, वो चाइना के किधर मिला है, बेनूर, बेनूर शहर है, बेनूर शहर है चाइना का, उस शहर में ये पहला केस मिला है। आपका जो मंगोलियाई क्षेत्र है, आपका चाइना का मंगोलियाई क्षेत्र है, उधर ये मिला है। इसके बारे में और बात करते हैं कि भाई इसका क्या क्या होता है क्या नहीं। आपको ये चीज़ आपके बताते हैं, जैसे कोरोना वायरस के लक्षण हैं 3 से 4 दिन के अंदर लक्षण दिखते हैं, इसी तरीके से इसके भी अगर लक्षणों की बात की जाए, अगर मैं बीडी के लक्षणों की बात करूं तो बीडी के लक्षण 1 से 7 दिन के बीच में इसके लक्षण आपके सामने आने लगते हैं। और इसके लक्षण आपका बताते हैं, जो इसके लक्षण के बारे में बात की गई है, एक तो बुखार आता है, ठंड लगनी शुरू होती है, सिर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, आपकी उल्टी आना, कमजोरी, ये इसके लक्षण है। और इसका एक सबसे बड़ा लक्षण है सूजन, आपके शरीर पर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, इसका ये है। बात करते हैं अब ये तो चलो चीज़ हो गई। अब एक सवाल आपका पूछ सकते हो कि आप इसको ब्लैक डेथ के नाम से क्यों जानते हो, क्यों इसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, ठीक है। ब्लैक डेथ कहने के इसके 2 कारण हैं कि आज तक जो आपका ये बीडी है, इस बीडी ने विश्व में 3 बार बड़े स्तर पर आक्रमण किया है कहा जाए तो। पहले तो आपका प्राचीन काल में, ठीक है, जब आपका कैलेंडर स्टार्ट नहीं होता, प्राचीन काल में कहते हैं, तो उसमें साक्ष्य के अनुसार कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो हमारे पास उसको एविडेंस नहीं है, बस अंदाज़ा है। पर 1347 इसका हमारे पास एविडेंस है। होता क्या है, आपका यूरोप में ये बीमारी फैलती है, और यूरोप का कहा जाता है, यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या, लगभग 1/3 जनसंख्या को यूरोप को खा जाता है, मतलब यूरोप लगभग आधा खाली हो जाता है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई, ठीक है, जब इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई तो उसको क्या कहा, ब्लैक डेथ। या एक इसको कारण भी कहते हैं कि ब्लैक डेथ एक तो कारण नहीं हुआ 1347 में, एक बार प्राचीन काल में हुआ है, एक बार 1347 में हुआ है, फिर एक बार 1894 में इसका बड़े स्तर पर इसने मौतों को अंजाम दिया है कि लोग संक्रमित हुए और मौत हुए। इसमें 1894 में हांगकांग के पास ये ज़्यादा फैला हुआ था, जिसमें कहते हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा आदमी की मौतें हुई थी। पर अब मैं बात करता हूँ ब्लैक डेथ। इसके ब्लैक डेथ कहने का जो एक रीज़न ये भी है कि इसके अंदर आपको जो मैंने लक्षण बताए वे तो हैं, ठीक। इसके अंदर सबसे पहला आपके तो नर्वस सिस्टम एक आपका प्रॉब्लम करता है, आपका ब्लड वो प्रॉब्लम करता है, एक आपके लंग्स, ये जो इफ़ेक्ट करता है वो इन 3 चीज़ों को करता है आपकी, ठीक है। आपकी तंत्रिका, आपके ब्लड को और आपके फेफड़ों को, ये आपको उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक चीज़ क्या होती है, जो आपके शरीर होते हैं, शरीर के आपकी उंगलियां, और नाक, जो आपके हाथ पैरों की उंगलियां हैं, आपके नाक हैं, जैसा आपने देखा हो मूवीज़ में देखा होगा ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ देखी होगी आपने, जैसे नाम आप रेजिडेंट इविल देख लो, वर्ल्ड वॉर Z देख लो, आपने ज़ॉम्बीलैंड, काफ़ी मूवी है जो ज़ॉम्बी आपने देखी होगी। एक भारतीय भी है गोवा कौन, तो आपने उसमें क्या देखा है कि तुम भाई एक तरह से आदमी सड़े गले से आदमी, अधमरे आदमी, वो सब, तो वो थोड़ा सा कैरेक्टर इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, आपके जो मैं बताया उंगलियां और
नाक के पास का शरीर, सबका कल काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है पूरा। ठीक है, उंगलियां और हाथ पैर आपके काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और काले पड़ने के साथ साथ सड़ने भी लगते हैं। तो ये प्लेग इसलिए ज़्यादा बीमार है, तो सड़ने भी लगते हैं, इसलिए मैंने ज़ोंबी से कंपेयर किया है। तो इसका एक ये भी इफ़ेक्ट है। अब ये तो आपको बता दिया भाई क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं, चलो इसका तो यार भाई भारत में भी एक बार ये 2000 कह रहा, हाँ 1994 के समथिंग में भारत में भी इसके लगभग 700 से ज़्यादा केस मिले थे। पर आजकल नहीं है, बस इसके एक राहत की बात हमारे लिए ये है कि इसकी वैक्सीन पहले से ही बन चुकी है। जबकि पुराना वायरस है तो वैक्सीन बन चुकी है, इतना ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। और इस बात को WHO ने भी स्वीकार किया है। कल WHO ने सीधा सीधा बोला है कि तो हमारे लिए जो ब्यूबेनिक प्लेग है, अभी चाइना में फैलने वाला ब्यूबेनिक प्लेग इतना खतरनाक नहीं है कि हम उसके बारे में ज़्यादा चिंता करें। चाइना उसको सही तरीके से ट्रीट कर रही है अभी। अब देखते हैं भाई, इसने कोरोना वायरस के लिए भी इतना नहीं बोल पाया था। अब हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि और कोई नया वायरस ना फैले। ये आपका किसका होता है, ये आपका जो चाइना की सामने नई करतूत आई है वो आपके ये थी। अब बात करते हैं अपने थोड़े अलग सवालों पे। और सबसे पहले भाई ये थोड़ा वो हो गई अपनी। अब बात करते हैं अपना सबसे पहले एक मोबाइल मास्टर जी। ठीक है, मोबाइल मास्टर जी, ये आपका एक बस ये याद रखना IIT, बस आपको वन लाइनर में ही बता रहा हूँ, IIT कानपुर द्वारा, जो आपका कानपुर है, IIT कानपुर द्वारा टीचिंग सेटअप। ठीक है, मोबाइल मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर्स के लिए एक सेटअप बनाया गया है मोबाइल मास्टर जी, वो IIT कानपुर ने बनाया है। और उस सेटअप का नाम क्या है, मोबाइल मास्टर जी, बस ये याद रखना है आपको और कुछ नहीं। क्योंकि पेपर में ये सीधा सीधा आपका ये पूछ सकता है किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अध्यापकों के लिए एक या बताऊँ ऑनलाइन टीचिंग सेटअप तैयार किया गया है। तो वो IIT कानपुर द्वारा किया गया है और उस सेटअप का नाम रखा गया है मोबाइल मास्टर जी। ठीक, ये आपका एक सवाल होता है। एक आपका अभी जो पिछले सवाल रह गया था पिछली वीडियो में, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ठीक है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये एक अभियान है। ठीक है, ये जो अभियान, जैसे आपको मैंने कल क्या आपको एक अभियान बताया था, कौन सा, आपका UP गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था। जरा उसका सभी मुझे कमेंट सेक्शन में नाम वो बताएंगे कि हाँ भाई उस अभियान का नाम क्या था। ठीक है, UP सरकार ने बताया था आपको। अब ये आपका एक अभियान है जो आपका किसने चलाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया अभियान है, जो कि घोषणा हुई है इसकी स्टार्टिंग में, जुलाई की स्टार्टिंग में इसकी घोषणा कर दी गई है पेड़ लगाने के लिए, कि हम पेड़ लगाएंगे, इस टाइप से करेंगे। पर जो ये घोषणा शुरू होगी, ये टारगेट है इसका 10 जुलाई से लेकर आपका 26 जुलाई तक का टारगेट है। जो अभियान चलेगी, ये जो योजना चलेगी 10 जुलाई से 26 जुलाई तक ये काम करेगी। और इस योजना के तहत 31 लाख पेड़ों को, इस योजना में, इस अभियान में 31 लाख पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको बस ये रखना है। दिल्ली का आपका मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, द मफलर मैन। ठीक, आपका राज्यपाल, आपका उपराज्यपाल उधर का आपका कौन है, अनिल बैजल। ये चीज़ें आपकी याद हैं, ये आपका एक पॉइंट होगा। एक आपका फिर आते हैं हम, एक शख्स का नाम आता है जिसने भारत का नाम रोशन किया है और जिसका खुद भी नाम भारत ही है।
भारत पन्नू। भारत का विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है इसने अभी हाल में इन्होंने, और खुद भी उनका नाम भारत ही है, और ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। इंडियन आर्मी में आपके लेफ्टिनेंट कर्नल है। इन्होंने नाम कैसे रोशन किया है? आपकी एक विश्व स्तर की एक प्रतियोगिता आती है व्राम। व्राम की जगह आप इसको चाहे राम लिख सकते हो, ठीक है। एक रेसिंग साइकिल की रेसिंग कंपटीशन होता है, ठीक है, साइकिल का एक रेसिंग कंपटीशन है। अब जो इसकी फुल फॉर्म आती है अगर बात की जाए, रेस अक्रॉस अमेरिका, ठीक है, रेस अक्रॉस अमेरिका, मतलब अमेरिका तक का आपकी रेस होती है। इसका एक सेकंड, चलो इसको शुरू से बताते हैं। भारत पन्नू, व्राम, व्राम का होता है वर्चुअल रेस, अगर इसकी फॉर्म लिखते हैं वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020, या व्राम 2020 भी इसका नाम दिया गया है। कि ये वर्चुअल याद रखना, क्योंकि इस साल ये आपका केवल क्या किया गया है, आपका ऑनलाइन के माध्यम से ये रेस कराई गई है, वर्चुअल स्थान पर की गई है। ना कि पहले क्या काम होता था कि आपका ये एक अंतर्द्वीपीय दौड़ होती है साइकिल की, जिसमें आपका 12 दिन के अंदर अंदर आपको 5,000 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। जो ज़्यादा टाइम ज़्यादा साइकिल चलाता है वो उसका देखा जाता है, जो ज़्यादा साइकिल चलाता है वो पहले नंबर पर, वो ये आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, आपका अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से पूर्व तट तक जाना होता है। मतलब एक छोर से अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक अमेरिका तक जाना होता है। अब ये जो आता है भारत पन्नू पहले भारतीय बने हैं कि पहली बार वर्चुअल का पहला संस्करण हुआ है। वर्षा हर साल होता था, पर वर्चुअल का पहला हुआ है, क्योंकि पहले आपका फील्ड में होता था, पर इस बार ये वर्चुअली किया गया है। वर्चुअली का मतलब क्या है, आपको 12 दिन तक लगा वो जो साइकिलिंग हुई है वो एक इंडोर स्टेडियम में हुई है, अलग अलग जगह पर, सबको देखते हुए, ऑनलाइन देखते हुए। सब लोगों ने अपने अलग अलग देशों में जहाँ भी उनको जगह मिली है, जहाँ भी उनको स्थान मिला है, वहाँ उन्होंने इंडोर स्टेडियम में साइकिलिंग की है 12 दिन तक वो चीज़। अब इनको पोडियम, इनका नाम क्या हुआ, ये जीते तो हैं, पोडियम में 3rd रैंक पाने वाले, मतलब बात की जाए पोडियम पे स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। आपने वो देखा होगा एक पोडियम आप आता है, इस टाइप का एक पोडियम होता है जिसपे आपका 2, 3, 1 रैंकिंग का होता है। तो जो 3rd स्टेज है, पोडियम पे खड़ा होना ही एक अलग बात होती है कि हाँ भाई हमने कोई रैंक तो हासिल की है। तो भारत पन्नू पोडियम रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं व्राम में, वर्चुअल रेस में, इसमें जो अमेरिका में होती है। और इन्होंने, आपकी बात की जाए जो इन्होंने चलाई है, इन्होंने 12 दिन के अंदर, भाई पूरी 5,000 की रेस होती है वैसे तो 5,000 किलोमीटर की, पर ये 3rd स्थान पर रहे हैं और इन्होंने 4,086 किलोमीटर 4,600 किलोमीटर की, 86 किलोमीटर की रेस इन्होंने तय की है। और लेफ्टिनेंट कर्नल आपको बता ही चुका हूँ, ये आपका इनके बारे में हो गया। अब ये तो हुआ आपका इसके बारे में। इसके बाद आपका अगला सवाल अगर हम बात करते हैं, एक नाम लिखते हैं, चलो एक और, सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, आपका सुखबीर सिंह संधू है, ये आपके वर्तमान NHAI नेशनल
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके हिंदी में बोलूँ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। पर इनका वर्तमान अध्यक्ष होने के साथ साथ में जो इनका टाइम था, ठीक है, इनके टाइम में जो इनका कार्यकाल था वो एक्सटेंड किया गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल में वृद्धि की गई है। जहां ये 21 जुलाई में रिटायर्ड होने वाले थे, अब ये 21 जुलाई से इनका कार्यकाल एक्सटेंड करके 21 जनवरी तक कर दिया है। 21 जनवरी 2021 में ये रिटायर होंगे। 6 महीने का इनका एक्सटेंड हुआ है। तो वर्तमान NHAI हाईवे अथॉरिटी का हमारे अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ऐसे ही NHAI के बारे में एक सवाल बस ये है, अगर इनके बारे में, NHAI की स्थापना 1988 में हुई। जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देख रेख करता है, सब चीज़ यही करता है। हेडक्वार्टर आपको सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली में है, ठीक। ये और बस इतना नहीं, बस ये सुखबीर संधू याद रखना, डेट कब इनकी स्थापना हुई और क्या काम है। अब ये तो आपका हो गया इस चीज़ के बारे में बात। अब एक हम बात करते हैं भाई अपने एक पड़ोसी देश के बारे में, और नेपाल के बारे में मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले बात भी की थी, जहाँ आपने वो काला हरी पानी का था वो जगह बताई थी कि उन्होंने नक्शा बनाया है। नक्शा बनाने के बाद उन्होंने कुछ क्षेत्र को अपने उसमें बताया है, जिसमें हमारा काराकोरम दर्रा भी आता है, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को उसने अपने क्षेत्र में दर्शाया है। पर अब नेपाल की एक बात और आती है कि नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों की श्रेणी से निकाला। मतलब बात क्या होती है, जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक जैसे आपका इकोनॉमी होती है, आपने नाम सुना होगा भाई कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कोई विकसित अर्थव्यवस्था है, अविकसित, अल्प विकसित, ये अर्थव्यवस्था है। पर जो वर्ल्ड बैंक है ये अपने हिसाब से हर साल 1 जनवरी को एक अर्थव्यवस्था के एनालाइज करता है, विश्व की सभी देशों को उसकी नेशनल इनकम के हिसाब से, ठीक है, नेशनल इनकम के हिसाब से एक रैंकिंग देता है कि हाँ भाई इस देश की अगर नेशनल इनकम इतनी है तो वो गरीब है, इससे कम ज़्यादा है तो वह अमीर है, इस टाइप से। तो वर्ल्ड बैंक हर साल, आपको पहले नेपाल ने पहले क्या था, नेपाल को गरीब देश मानता था अब तक, पर अब नेपाल गरीब देश नहीं रहा है। अब नेपाल को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको रखा गया है इसमें लोअर मिडिल कैटेगरी में, ठीक है। लोअर मिडिल मतलब बात की जाए निम्न मध्य वर्ग, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में इसको रखा गया है। इस साल हर साल रखा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का अगर बात की जाए, इसी श्रेणी में भारत भी है, इसी श्रेणी में भारत भी है। वर्ल्ड बैंक हर साल आपको 4 कैटेगरी में, आपको जो वर्ल्ड की बात की जाए तो उन्हें 4 कैटेगरी की आपकी अर्थव्यवस्था बनाता है वो लोअर इनकम ग्रुप के हिसाब से। वे 4 कैटेगरी कौन सी होती है आपकी? लोअर मिडिल, अपर मिडिल, ठीक, फिर आता है हाई इनकम। आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इसका आधार होता है वो आधार होता है आपका क्या? आपका आधार होता है नेशनल इनकम, GNI, इसका जो आधार माना जाता है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। ये आपका क्या होता है? इसका आधार होता है
ठीक। अब भाई ये तो आपको बता दिया भाई 4 कैटेगरी में बांटता है। अब 4 कैटेगरी में बांटने के लिए भाई उसके पास कोई थीम भी तो होगा, मतलब कुछ पैमाना भी तो होगा, मानक भी तो होगा। हाँ भाई इस पैमाने पे मैं इस चीज़ को रखूँगा। तो इसने कैटेगरी रखी है, अगर किसी देश की नेशनल इनकम 1036 से $4045, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर के बीच में होती है तो वो आपकी मिडिल होती है, मतलब लोअर मिडिल इकोनॉमी। और अगर किसी की 4046 से 46 की 45 ऊपर क्या है 12,535, ठीक है 12,535 अगर किसी की होती है तो वो अपर मिडिल में आता है इसमें। और अगर 1036 से कम है तो लोअर में, और 12,535 से ज़्यादा है तो वो हाई में। जैसे हाई में आपका कौन कौन आता है, रूस, अमेरिका, ये आपका इसमें आता है। अपर मिडिल में आपका चाइना आता है, लोअर मिडिल में आपका भारत आता है, नेपाल अब स्टार्ट हो गया है। तो ये कैटेगरी इसमें बात की गई है, ये ऐसे इसमें आता है। अब जैसे भाई ये तो इसने तो इंक्रीज़ की है, किसने, इसने तो अपना इंक्रीज़ किया है नेपाल ने। नेपाल की आज जो नेशनल इनकम है वो 1,090 के समथिंग है, तो 1,000 से ज़्यादा है। पिछले वरना लास्ट ईयर तक आपका 1,020 के समथिंग है, 900 समथिंग मानते थे, पर इस साल इसकी बढ़ी है। पर एक देश ऐसा भी हमारा पड़ोसी देश जो कि अपर मिडिल से लोअर मिडिल में आ गया है। पहले वो कहाँ था, वो अपर मिडिल में था पड़ोसी देश, वो आज फिर अपर उसमें आ गया है। मतलब कहा जाए भाई एक देश लोअर से, भारत का पड़ोसी देश लोअर मिडिल में आया, एक अपर मिडिल से लोअर मिडिल में आया, भारत तो इसमें था ही। उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की नेशनल इनकम डाउन हो चुकी है, गिर गई। आज उसकी जो नेशनल इनकम है वो है 4,020, जो पहले इनकम उसकी लगभग 5,000 के करीब में थी। ठीक। वर्ल्ड बैंक का आपको बता ही दिया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको पता ही होगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात की जाए, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपस। ठीक है, डेविड मालपस इसका वर्तमान अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक का। ये आपका हुआ। अब इससे अगला सवाल, ठीक है, अगले सवाल पे अपने बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो आता है वो आता है हमारा किससे, मोम से। मोम से आपका ये मतलब बनना माँ है, ये है मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान मिशन। ठीक है, आपने ये मूवी भी देखी होगी मिशन मंगल, किसकी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी मिशन मंगल, वो इसी मिशन पर बेस्ड थी। अभी जो आपका मोम है, ठीक है, इसरो ने अभी एक पिक्चर रिलीज़ की है जो आपका मार्स है, ठीक है, इसलिए इसका जिक्र आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, बस मोम याद रखना। अभी इसरो ने मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह जिसका नाम क्या है आपको पता हो, ये फोबोस। ठीक है, जो इसरो है, इसरो ने अभी मंगल ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह की एक पिक्चर रिलीज़ की है इसरो ने, जो कि आपकी पिक्चर ली गई है किससे,
वो आपके मार्स ऑर्बिटल मिशन द्वारा मोम द्वारा में लगे हुए एक कैमरे मार्स कलर कैमरा, ठीक है, द्वारा ली गई है। अब बात करते हैं जो आपका कहा जाता है, जैसे आपका हमारा ये है, ये अगर पूछ लेता है डिस्टेंस पूछ सकता है कभी कभार कुछ भी, ठीक है। इसे मानते हैं मार्स, ये फोर्ब्स, ये आपका मोम। जो ये फ़ोटो ली गई है, ये बात की जाए, ये फ़ोटो उस टाइम ली गई है जब आपका मंगल ग्रह और मार्स ऑर्बिटल के बीच में लगभग 7200 किलोमीटर की दूरी थी। या ये सवाल पूछ सकता है कि फोबोस या मोम ने या मार्स ऑर्बिटल मिशन के कलर कैमरे ने या इसरो द्वारा तस्वीर जो खींची गई है, ये कितनी दूरी से खींची गई है, कितनी दूरी उस पर थी, तो ये आपका 4200 किलोमीटर की दूरी से खींची गई है। मतलब मोम और फोब्स के बीच की दूरी कितनी हुई आपका 4200, और मार्स और उसकी हुई आपकी मंगल ग्रह की 7200, ठीक है। अब इसमें जो बात की गई है, जो तस्वीर आपकी आई है, इस तस्वीर में आपको कुछ गड्ढे मिले हैं, ठीक है, कुछ गड्ढे मिले हैं, ठीक है, कुछ बड़े गड्ढे मिले हैं, कुछ छोटे गड्ढे मिले हैं। जो एक सबसे बड़ा गड्ढा मिला है उनको इन्होंने नाम देने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इसरो ने उनको नाम दिए हैं। जो सबसे बड़ा गड्ढा मिला है उस गड्ढे को नाम दिया है स्टिकनी, ठीक है, सबसे बड़ा गड्ढा। अब ये लिखना है आपको, फोर्ब्स इसरो द्वारा प्रकाशित, अगर मैं बोलता हूँ इसरो द्वारा प्रकाशित तस्वीर में प्राप्त सबसे बड़े गड्ढा को क्या नाम दिया गया है, स्टिकनी। या फिर स्टिकनी का संबंध किससे है, तो आपका मंगल ग्रह के फोर्ब्स उपग्रह से है। कई छोटे छोटे वो मिले हैं एक, तो उनको भी अलग अलग नाम दिया है, जिसमें एक को नाम दिया गया है रोस, ठीक है, एक को नाम दिया है स्लोवस्की। इसरो ने ये नाम दिया है इन गड्ढों को, स्लोवस्की। एक का नाम दिया है ग्रीलैंडिंग, ये इनके नाम दिए हैं गड्ढों को, जो वहाँ आपके ग्रह में आपके गड्ढे मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ उल्का पिंड आके टकराए होंगे, उन टकराने से जैसे आपका ये गड्ढे बने हैं, ठीक है। जैसे आपका एक भारत के अंदर झील है, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, महाराष्ट्र के अंदर, वो एक उल्का पिंड से निर्मित झील है। उसी तो अगर भारत पृथ्वी पर अगर जलना होता तो वो भी एक गड्ढे का रूप लेती, ना कि किसी झील का। तो आज वही है, उसी टाइप से वहाँ भी ऐसे उल्का पिंड टकराए होंगे उस उपग्रह पर, तब जाकर आपका वहाँ ये गड्ढे बने और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका हाल ही में जो अब बात हुई है क्या। अब बात करता हूँ मैं, अगर यही बात करते हैं भाई, जैसे भाई अब जिक्र कौन आया है, मोम का जिक्र आया है, मार्स ऑर्बिटल मिशन का जिक्र आया है। तो पेपर्स में अगर आपका होता है, कभी कुछ भी होता है, कोई आपसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बन सकता है कि जो मोम है ये कब लॉन्च किया गया, कब का मिशन है। 5 नवंबर 2013 में इस मोम को लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी रॉकेट से आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस व्हीकल से आपको लॉन्च किया गया था रॉकेट को, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से आपको इसको लॉन्च किया गया था मोम को। अब लॉन्च करने के बाद इसका कहता है कि भाई भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर जीत हासिल की थी, ठीक है।
24 सितंबर सन 2014, एक साल बाद, लगभग एक साल बाद ये आपका मंगल ग्रह की उसमें पहुंच गया था, कक्षा में उसके पहुंच के वहाँ स्थापित हुआ था। और भारत का विश्व का पहला ऐसा देश बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल ये चीज़ याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों भेजा गया था, ये पूछ सकते हैं भाई। इसका उद्देश्य क्या थी, एक तो मंगल की जो सतह है, वहाँ का सरफेस है, उसकी जांच करने के लिए जांच करे, ठीक। एक वहाँ के जो खनिज संरचना है, जैसा आज हम देखते हैं भाई सोना कैसे बना, पत्थर कैसे बना, वही चीज़ करे। तो वहाँ से आज यहाँ की बजाय हम वहाँ चेक कर रहे हैं कि तुम हाँ भाई ये खनिज आपके एलिमेंट कैसे बने, उस चीज़ का अध्ययन करना। फिर एक वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाना, ये चीज़ उसके मेन उद्देश्य थे। और लगभग ये 450 करोड़ रुपए में ये मिशन तैयार हो गया था, जो कि कहा जाता है सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ मिशन रहा है विश्व का। अब इसके बाद में आपका ये चीज़ हो गई। अब ये तो आ गई आपका उसके बारे में। अब तो इसरो के बारे में भी बात करना पड़ेगा भाई। जब इसरो का जिक्र आया तो इसरो की भी बात करते हैं थोड़ी सी, कि इसरो क्या है। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है। भारत का अंतरिक्ष संस्थान है, ये हुआ। हाँ, सॉरी, रिसर्च ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी नाम हो गया। इसके बाद आपकी इसका स्थापना पूछते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, बेंगलोर आपका कर्नाटक में है, ठीक। इसके बाद आपका जो इसरो का हेड पूछ लेता है, ये आपका है के सिवन, ठीक है। के सिवन का पूरा नाम है वैसे तो अगर बात की जाए कैलाश वादिकू। अगर इसका के का भी पूरा नाम देखा जाए तो इसका नाम आता है इनका कैलाश वादिकू सिवान, पर आप के सिवान के नाम से ही याद करो, वो बेटर है। इसरो है, इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान, जो इसकी बात की जाए काफ़ी इन्होंने अचीवमेंट तो काफ़ी हैं इसरो के। अचीवमेंट की बात करना चाहूँ, अचीवमेंट आपको बता भी सकता हूँ कि तो भाई 19 अप्रैल 1975 में इसने अपना भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, अपना आर्यभट्ट लॉन्च किया था। लॉन्च इन्होंने भारत के रॉकेट से नहीं किया था, बनाया भारत वालों ने था, पर जो लॉन्च कराया था वो आपके रूस ने कराया था, ठीक है, ठीक। इसके बाद 1969 में इसने दूसरा वो करा, जो आर्यभट्ट था केवल 4 या 5 दिन चला था, फिर बंद हो गया था, ख़राब हो गया था। इसके बाद आपका भास्कर आया 1979 में, 1979 में, वो भी आपका रूस से चलाया गया। फिर आपका 1980 में रोहिणी, ठीक है, रोहिणी आया, और ये पहली बार भारत में ही निर्मित SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से लॉन्च किया गया। और अब तक मैंने आपको पहले बताया दोनों आपके रूस से प्रक्षेपित किए गए थे, ये पहला ऐसा था जो भारत से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद बहुत चीज़ें हुई, जैसे कि आपने सुना होगा सन 2008 में 22 अक्टूबर सन 2008 में चंद्रयान मिशन हुआ, चंद्रयान प्रथम हुआ। फिर उसके बाद चंद्रयान 2 अभी हाल ही में हुआ था लास्ट ईयर 22 जुलाई 2019, जो दुर्भाग्यपूर्ण आपका फेल हो गया। फेल तो नहीं, अभी तो चल रहा है, ऑर्बिटल तो चल रहा है, पर आपका जो मेन रॉकेट था प्रज्ञान, वो आपका उसमें वो गिर गया,
जो टूट गया है वो। उसके बाद आपका इन्होंने मार्स आपका बता ही दिया है, 2013 में मोम चलाया। इसके बाद इन्होंने 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। इसरो ने 2014 में एक वर्ल्ड 2017 में सॉरी 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक साथ 114 सैटेलाइट लॉन्च करने का, ठीक है। एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, जिसमें से अब 54 देशों की सैटेलाइट इसने भारत ने लॉन्च की थी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले केवल एक ये रिकॉर्ड आपका रूस के पास था, जिन्होंने मात्र 30 से 40 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। तो भारत ने उससे एक साथ 3 गुना लॉन्च किए थे, ये चीज़ है। तो पर इतना नहीं, आपको बस ये रखना है कि हाँ भाई करंट में क्या चला है। मंगल की तस्वीर भेजी है, उनके नाम बताए हैं। तो इसरो से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है पेपर में कोई भी, कि इसरो का संस्थापक कौन है, इसरो का ये कौन है। या फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन के बारे में पूछ सकता है कि मार्स कब छोड़ा गया, ये चीज़ें। इसके बाद आपका अगला पॉइंट थोड़ा सा आपका चलो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट के साथ लाते हैं। एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स एक आपकी सोशल ऐप है, ठीक है। सोशल मीडिया ऐप हो गई, और भारत की पहली, अगर बात की जाए भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, तो उसी की तर्ज पर भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप बनाई गई है एलिमेंट। और एलिमेंट को जो बात की जाए, एलिमेंट को लॉन्च किया है वो आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा ही लॉन्च किया गया है। स्टार्टिंग जो हुई है कि पहले ये नहीं है कि तो ये नई बनी है, नई नहीं है, पुरानी ही है, काफ़ी टाइम से मतलब चल रही है। पर इसको एक नाम देने के लिए, हाँ भाई भारत को आत्मनिर्भर की बात हुई थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दृष्टि में कदम रखते हुए एलिमेंट को एक व्यावसायिक तौर पर एक दर्जा दिया गया है कि हाँ भाई ये भारत की ऑफिशियल सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। 8 भाषाओं में आपको उपलब्ध होगी। जैसे आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पर वो मिलते हैं, आपको वहाँ सुविधाएं मिलती हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये भी आपको मिलेंगी। चैटिंग की आपके पोस्ट करनी है, सर्फिंग करनी, जो भी आपको स्क्रॉलिंग करनी है, जो भी आपका है वो आपको सारी इस पे मिलेंगी। बस ये याद रखना कि भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका एक आती है टॉप्स, ठीक है। ये एक योजना है, टॉप्स एक योजना है। अगर बात की जाए टॉप्स योजना किसके द्वारा चलाई गई, किसने चलाई, क्यों चलाई, और टॉप्स का कारण क्या है। मतलब ये योजना के आपके बेसिक फॉर्म आपको जब भी पढ़नी है, कोई भी आपकी ये है, किसने चलाई, किसने, क्यों, क्यों। बस ये 2 सवाल आपको याद रखना है, किसने और क्यों। किसने चलाई है आपकी, ये आपकी खेल मंत्रालय ने चलाई है। खेल मंत्रालय मतलब लॉन्च किसने किया होगा, खेल मंत्री ने किया होगा। खेल मंत्री हमारे कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। हमारे किरण रिजिजू आपके वर्तमान खेल मंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। अभी इन्होंने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था नाडा ऐप भी लॉन्च की थी। अब जो टॉप्स है, टॉप्स एक शॉर्ट फॉर्म नेम है। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखोगे टॉप्स की, तो टॉप्स की फुल फॉर्म आती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। ये आपकी एक स्कीम रखी गई है, पोडियम रखा गया है कि सन 2028 तक, ठीक है, सन 2028 तक भारत के अंदर, मतलब भारत में जो जूनियर
एथलीट हैं, जूनियर एथलीट हैं, जिनकी मतलब 10 से 12 साल के एथलीट हैं, उनको सेलेक्ट करके उनको 2028 के ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा अभी से ही। उनके सबके देख रेख रखे जाएगा ताकि भारत का ओलंपिक के पदक तालिका में एक अच्छा स्थान प्राप्त कराया जा सके। और पोडियम स्कीम मतलब यह है कि जो आपके मैंने आपको पिछले उसमें बताया पोडियम, वो 3rd रैंक वाला 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा उस पोडियम में अपना स्थान प्राप्त करना है, क्योंकि हमें कोई पदक जीतना है। पोडियम में स्थान कब होगा? पदक जीत कर ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने के लिए, अपना स्थान, अपनी स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है टॉप्स। किसके लिए? आपकी जूनियर एथलीट्स के लिए। जो जूनियर एथलीट्स हैं भारत के 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए, और उनको तैयार करना है आपका 2028 के ओलंपिक के लिए। ये आपकी टॉप्स है, ये आपका हिस्सा होता है। इसके बाद आपका कुछ पॉइंट अभी रह रहे हैं, जैसे आपके बात करता हूँ मैं। अभी आपने सुना भी होगा वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक ने क्या काम किया है? वर्ल्ड बैंक ने आपका गंगा की सफाई करने के लिए क्या किया? 400 मिलियन, लगभग 3,000 करोड़ रुपए का वो किए हैं, सैंक्शन किया है कि भाई हाँ भाई हम गंगा की सफाई के लिए 3,000 करोड़ आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये चीज़ आती है। इसके बाद आपका एक आता है आपका चलो इसका तो छोड़ो, एक फ्रिया ठकराल आपका मैंने कल आपको बताया ही था। एक आपका आता है ग्लोबल भारत का प्रोग्राम, ठीक है, ग्लोबल इंडियन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ पॉइंट मैं आपको सीधा इस पे ना बता, अगर आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ, उससे आप इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चीज़ पॉइंट ऐसे हैं कि ये आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो वे चीज़ जो आप समझ सकते हो मैं आपको उसमें वही प्रोवाइड कराऊंगा। अब जिनको फिर से बोल रहा हूँ, नंबर व्हाट्सएप पे ऐड होना है तो आपको मेरे पास नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपका मैं नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जिसको भी ऐड होना है वो मुझे अपना नंबर और नाम, वो नंबर मैसेज तो करेंगे ही, तो नंबर तो अपना पे आ जाएगा, सॉरी, नाम और आपका पता, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको वो कर दूंगा उसमें ऐड, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो आप सभी के लिए अब आज के लिए इतना ही। राम राम दोस्तों।